चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हमने बेसिकली इंटरफेरेंस सीखा था कि लाइट का इंटरफेरेंस या किसी वेव, जब दो वेव इंटरफेयर करती हैं तो किस तरीके से हम उनका, नई वेव का जो एम्पलीट्यूड है और नई वेव की जो इंटेंसिटी है वो किस पे वेरी करती है, पाथ डिफरेंस पर या फेज डिफरेंस पर किस तरीके से वेरी करती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं, ये सब हमने देख लिया था। तो बेसिकली ये सब हमने पढ़ा था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये थे कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये था, यहाँ है कॉस डेल्टा फाई यहाँ पे फेज डिफरेंस। तो जो नई इंटेंसिटी बनेगी उसका वो नई इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से आएगी। I1 I2 क्या है? जो दो सोर्स हैं जहां से वेव आ रही है, उन दोनों वेव्स की इंटेंसिटी को I1 I2 बोला गया है और उन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई बोला गया है। तो एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट, और ये जनरल फॉर्मूले। फिर हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात की। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है जब डेल्टा फाई 2n पाई है, इस केस में जो आई इक्विवेलेंट मैक्सिमम वो आता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अगर I1 और I2 बराबर होते हैं तो ये आता है 4i। और इस केस में जो पाथ डिफरेंस है, मतलब फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए? फेज डिफरेंस आना चाहिए 2n पाई। तो फेज डिफरेंस 2n पाई के लिए पाथ डिफरेंस क्या रहेगा? n लैम्डा इंटरफेरेंस में। तो अगर अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो हमें मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस केस में, जनरल केस। यहाँ पे बस दो वेव आपकी मिल रही हैं, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर हो तो। और डिस्ट्रक्टिव में यही सब बातें पढ़ी हमने। आई इक्विवेलेंट मैक्सिमम √I1 माइनस आ जाएगा इस बार। और अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर है, दोनों सोर्स जहां से वेव चल रही है, तो आई इक्विवेलेंट 0 आ जाएगा। और इनका पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2n+1 λ/2। इस तरीके से फिर एक दो सवाल हमने देखे थे पार्ट डिफरेंस से रिलेटेड। ओके, तो आज हम इस चैप्टर, अब वे ऑप्टिक्स में आ जाते हैं। वे ऑप्टिक्स में सबसे महत्वपूर्ण जो एक्सपेरिमेंट है वो यंग्स डबल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो पढ़ते हैं आज। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स होता है और उस लाइट के सोर्स को दो स्लिट में से पास कराया जाता है। ऐसा क्यों कराया जाता है मैं बताऊंगा अभी। तो एक ही सोर्स के दो पार्ट किए जाते हैं, फिर वो उन उसको एक स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैसे तो अगर हम वेव की अगर मान लें पार्टिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे बस यही यहीं पे हमें रोशनी दिखाई देनी चाहिए थी। भाई इतनी इतनी सी स्लिट बनाई हमने छोटी छोटी सी, बस इस स्लिट के सामने ही हमें ब्राइट लाइट दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरी स्क्रीन पर पूरी स्क्रीन पर ऐसे डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। तो यहाँ पे ये स्क्रीन है, ये जहाँ पे हमें वो दिखेगा। और ये है सोर्स है। बेसिकली यहाँ पे दो स्लिट है S1 और S2। तो S1 S2 दो सोर्स हैं। तो यहाँ पे सोर्स क्या है? S1 और S2 सोर्स है। मतलब यहाँ पे एक सोर्स रखा है, यहाँ पे दूसरा सोर्स रखा है। इस सोर्स का नाम S1 है, इस सोर्स का नाम S2 है। यहाँ से S1 सोर्स से वेव चलेगी, S2 सोर्स से वेव चलेगी, और वो इस पूरे स्क्रीन पर अलग अलग जगह पर मिलेंगी। जब अलग अलग जगह पर मिलेंगे तो इनका पाथ डिफरेंस हर जगह पे अलग होगा और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से पीछे से लाइट आ रही है इस तरीके से। इस तरह से लाइट आ रही है। तो यहाँ पे दो सोर्स मान लिया S1 S2। अब ये जाके मिल रहा है मान लो इस पॉइंट P पर। एक रैंडम पॉइंट हमने P मान लिया कि इस पॉइंट P पर जब ये दोनों रेज जाके मिली, यहाँ से चलने वाली रेज यहाँ ऐसे जाके मिली, तो इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी लाइट की क्या होगी? यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी उसको मान लेते हैं हम I। यहाँ पर इंटेंसिटी पॉइंट P पर इंटेंसिटी लाइट की I होगी, और वो I क्या होगी ये सब हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक, तो अभी हम हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें आपको बताऊंगा कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं,
वो भी ठीक है, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं इसका डेरिवेशन करा देता हूँ, यंग डबल स्लिट में जो जो चीजें याद रखनी है। बट होता कैसे मैं बताता हूँ। जैसे ये वेव आ रही है आपको, ये ऐसे ये दिख रहे हैं ना, ये लंबे लंबे, ये क्या है, इनको बोलते हैं वेव फ्रंट्स बोलते हैं। तो जो वेव होती है वो वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे वेव्स इस तरह से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से वेव आई यहाँ पे और यहाँ पे। तो अभी हाइगेंस में पढ़ेंगे अपन कि जो वेव रहती है, वेव चलती है, मान लो किसी सोर्स से वेव चल रही है या कैसे भी वेव चल रही है, यहाँ पे इस तरह से वेव फ्रंट बन रहे हैं। तो वेवलेट्स बनते हैं, मतलब हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे ये जो S1 S2 है, जब देखो इधर से जो वेव आई वो तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ये वाली यहाँ खत्म हो जाएगी, ये वाली यहाँ खत्म हो जाएगी। केवल यहाँ पे दो होल बने हुए हैं, दो स्लिट बनी हुई है। होल मतलब कैसे होल है बताऊँ ये? ये आपको ये नहीं मानना है कि ये पॉइंट होल है। मतलब ऐसा कार्डबोर्ड है, मतलब मैं सामने से देख रहा हूँ इसको, ऐसे कार्डबोर्ड है ये। तो कार्डबोर्ड में किस तरह की स्लिट बनाई है बताओ। देखो स्लिट ऐसी होती है, ये ऐसी दो स्लिट है, ये S1 S2, ये S1 है, ये S2 है। आप ये मत समझना कि स्लिट ऐसी होती है कि एक होल दूसरा होल, ये S1 और ये S2। तो यहाँ पे जो ये है ना, ये वाला है। तो स्लिट ऐसी है, S1 और S2, खिड़की जैसी स्लिट है, ठीक है। होल नहीं है, पॉइंट होल नहीं है, ऐसे इस तरह से खिड़की जैसी चीज। तो यहाँ से लाइट, यहाँ पे सोर्स बन जाते हैं S1 और S2, और यहाँ से फिर ये वेव फ्रंट चलती है। अब यहाँ पे सोर्स कैसे बन जाता है, पॉइंट सोर्स बन जाता है, तो वेव फ्रंट कैसे हो जाएंगे, फिर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाते हैं। तो वेव ऐसे ऐसे चलती है। और यहाँ से भी आ रही है वेव, दोनों जगह से वेव आ रही है, ये S1 है और ये S2 है, दोनों जगह से वेव आ रही है। दोनों आपस में वेव मिल रही है। अब वेव मिलना इंटरफेरेंस है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया कि मिलती हैं तो उनके फेज डिफरेंस के हिसाब से उसकी इंटेंसिटी बदलती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे वेव आके मिली, तो ये मान लो ये बीच वाला पॉइंट है, इसको बोलेंगे अपन सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब यहाँ पे देखो इंटेंसिटी कैसी है, व्हाइट कलर दिख रहा है आपको, मतलब ब्राइट इंटेंसिटी, चमक रही है वेव। उसके ऊपर गए तो क्या मिला हमें, ब्लैक इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पे इसको बोलेंगे मिनिमा। मिनिमा मतलब जहाँ पे डार्क फ्रिंज मिले। तो देखो ये फ्रिंजेज मिल रही है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। तो देखो सामने मिली पहले ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, ऐसे चलती जाती है, ऐसे चलती जाती है। ठीक है, देखो एक और डायग्राम देखते हैं। ऐसा दिख रहा है आपको इसमें? तो यहाँ पे क्या किया कि पहले सनलाइट से एक लाइट आ रही है, फिर एक छेद बनाया है, एक छिद्र बनाया है, मतलब एक कोई स्लिट बनाई है। तो वो क्या एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। फिर यहाँ से वेव चली, फिर यहाँ पे दो स्लिट हैं। तो अपना एक्सपेरिमेंट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट है। अब इसके पीछे तो इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे अरेंजमेंट क्यों बनाते हैं। तो यंग्स डुअल स्लिट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये दो स्लिट है S1 और S2। यहाँ पे ये दो सोर्स बने, इन दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे अपन स्मॉल डी। यहाँ से वेव चली इस तरीके से, तो आप देख रहे हो जस्ट सामने ये बनी एक ब्राइट फ्रिंज, यहाँ येलो कलर से ब्राइट दिखाया और डार्क ये रहा ग्रे सा कलर है जो। तो ये ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी ले लिया, इस पॉइंट एक जनरल पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हम इंटेंसिटी क्या होगी वो हम निकालेंगे, है ना। तो यहाँ डिस्टेंस डी वगैरह क्या है, तो दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी। और ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन से स्लिट के बीच की डिस्टेंस, स्क्रीन से स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है कैपिटल डी। इस तरीके से। तो आप यहाँ देख रहे हो किस तरह का ग्राफ बनता है, इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया हमने। तो यहाँ पे इसके जस्ट सामने इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर इंटेंसिटी मिनिमम हो गई, डार्क फ्रिंज बनी, फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई तो फिर ब्राइट फ्रिंज बनी B1। B1 का मतलब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। जो ये बीचों बीच बनती है इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, केंद्र पर बनने वाली ब्राइट फ्रिंज। ठीक, ये सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर इस तरह से चलता है। तो इस तरीके से होता है ना। तो दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस, दोनों स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी स्मॉल डी। और स्क्रीन से स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको बोलेंगे अपन कैपिटल डी। ये है स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ बीचों बीच क्या रहता है, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रल। सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट है ना ये। देखो यहाँ दो स्लिट है, स्लिट के बीचों बीच में से हमने लाइन खींची है और वो स्क्रीन को आगे कट कर रही है, ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रल। ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि यहाँ से मान लो ये यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट पी पर दो वेव्स जाके मिल रही हैं जो S1 S2 से चली हैं। वो वेव
P पे जाके मिल रही है। तो और ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से जो वेव चली है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और यहाँ से भी चली उसकी इंटेंसिटी भी आई नॉट है। बेसिकली इसका कारण ये है कि यहाँ पे एक सोर्स है, उस सोर्स से ही तो ये दोनों चीजें आ रही हैं। दोनों लाइट एक ही सोर्स से तो आ रही है यहाँ से, तो दोनों की इंटेंसिटी सेम है। अब ऐसा सवाल में जब तक ना दिया हो कि एक स्लिट को हमने हल्का सा बंद कर दिया है या कुछ पन्नी लगा, कुछ भी करके उसकी इंटेंसिटी को कम किया, तब तक हम सेम मान के चल रहे हैं उसकी, है। तो इंटेंसिटी सेम है, तो पी पर जो लाइट पहुंचेगी, मतलब पी पर जो वेव मिलेंगी आपस में, उसकी नेट इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमें निकालना है। और ये एंगल हम, चलिए, तो ये डेरिवेशन बेसिकली करना है हमें यहाँ की इंटेंसिटी का, बस यही यंग ड्वेल स्लिट है। और हमें, और ये डिस्टेंस मान लो y है, यहाँ से जो p की डिस्टेंस है उस सेंट्रल पॉइंट से, ये डिस्टेंस है y। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पॉइंट p पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? इंटेंसिटी का फॉर्मूला था कि I इक्विवेलेंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos डेल्टा फाइव। तो डेल्टा फाइव क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है। तो हमें किसी भी तरीके से फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस यहाँ पे क्यों दिख रहा है? देखो, फेज डिफरेंस कई तरह से आ सकता है, या तो इनिशियली जो वेव चल रही है उन्हीं में इनिशियल फेज अलग अलग हो, या पाथ का डिफरेंस हो, या समय का डिफरेंस हो। पर यहाँ पे पाथ दिखाई दे रहा है भाई, देखो दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट हुई है वेव, तो टाइम तो सेम है, एक ही सोर्स से आ रही है दोनों, तो इनिशियल फेज में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लेकिन पाथ अलग अलग दिख रहा है, एक तो S1 से P पाथ और S2 से P, तो इन दोनों का पाथ अलग अलग है। S2P पाथ और S1P पाथ बराबर नहीं है। तो अभी फेज डिफरेंस जो आया है वो पाथ की वजह से आया है। तो यहाँ पे हम पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स बराबर, क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ से इससे पहले तो देखो सेम है, इससे पहले तो वेव ऐसे पैरेलल आ रही है, तो दोनों का पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है, इसके बाद ही हुआ है। तो यहाँ पी तक पहुंचने के लिए S2 से चलने वाली वेव कितना चली होगी? S2P चली होगी। तो ये तो पाथ हो गया S2P, इसमें से माइनस कर देंगे S1P, तो ये हो गया S2P, और इसमें से माइनस कर दिया अपन ने S1P, राइट। तो S2P माइनस S1P क्या हो गया? पाथ डिफरेंस ये आ गया। अब अगर कुछ भी अजम्पशन ना ले हम, तो S2P माइनस S1P आप कैसे निकालोगे? तो देखो ऐसे निकालोगे। तो S2P क्या है? बेसिकली ये वाली लेंथ है S2P। थोड़ा सा मैं इसको ट्राइंगल ऐसे कंप्लीट कर दूं, ये ऐसा। तो ये हमें क्या दिख रहा है? एक तरीके से कर्ण दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया? बेस मतलब D हो गया ये। और ये वाली डिस्टेंस पता है क्या हमें? हाँ, ये वाली डिस्टेंस ही पता है। कैसे? देखो, ये डिस्टेंस तो गई y, और ये वाली हो गई D/2, राइट। तो हम S2P क्या लिख सकते हैं यहाँ से? S2P में लिख सकता हूँ √ऑफ D/2 प्लस y का स्क्वायर प्लस y, सॉरी कैपिटल D का स्क्वायर। ये हो गया S2P माइनस S1P कितना हो जाएगा देखो। तो S1P, ये वाला ट्राइंगल बना लूं, तो यहाँ भी बेस तो D हो गया, लेकिन ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? तो टोटल डिस्टेंस y थी, y में से कितनी डिस्टेंस गई? स्मॉल D/2। तो मैं इसको D/2। लिख सकता हूँ, हाँ इसको लिख सकता हूँ मैं y माइनस D/2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर। तो ऐसा सॉल्व करने पर पाथ डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ से हम डेल्टा एक्स निकाल पाएंगे, लेकिन ऐसे हम निकालते नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अजम्पशन लेके चलते हैं। अजम्पशन क्या रहता है? फर्स्ट अजम्पशन में ले रहा हूँ। तो पहला अजम्पशन होता है कि जो ये कैपिटल D है ये बहुत बड़ा है स्मॉल d की कंपैरिजन में। स्मॉल d मतलब ये दोनों स्लिटों के बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल d, वो बहुत छोटी है इसके कंपैरिजन। मतलब ये डायग्राम आपको ऐसे दिख रहा है, पर असलियत में आप देखोगे तो कैसा है डायग्राम कि ये दो स्लिट है, ये इतनी पास पास है ना, ये S1 S2। देखो और बनाता हूँ, जैसे ये दो स्लिट है S1 S2 यहाँ पे, ठीक है, एकदम इस कोने पर, और ये डिस्टेंस d इतनी बड़ी यहाँ पे जाके, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पॉइंट P हो गया, यहाँ पे जाके वेव मिलने वाली है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि लगभग ये दोनों वेव पैरेलल हैं, लगभग। हम कह सकते हैं देखो ये S1 ये S2, ये बहुत पास है, तो फिर भी मैंने और दूर बना दी, और भी पास है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो S1 से P डिस्टेंस पर जो ये लाइन खींची मैंने, और S2 से P डिस्टेंस पर ये लाइन खींची मैंने, S2 से P और S1 से P, ये दोनों लगभग पैरेलल हैं।
लगभग पैरेलल लाइन है, ये मैं अज्यूम कर सकता हूँ। तो ऐसा मान के पाथ डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये पाथ डिफरेंस बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे, देखना जरा। देखो ये कुछ ऐसे मैंने डायग्राम बनाया। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये S1 से P और S2 से P जो लाइन खींची है मैंने, लगभग पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये स्मॉल डी बहुत छोटा है और कैपिटल डी बहुत बड़ा है। तो मतलब ये कुछ ऐसा है। इसको मैं इस तरीके से मान सकता हूँ। किस तरीके से, देखो कि सपोज दिस इज द S1, दिस इज द S2, ठीक है। और यहाँ से ये P को मिलाने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की, और यहाँ से हमने P को मिलाने के लिए एक लाइन ड्रॉ की। ये लगभग पैरेलल है, ठीक। दिख रहा है ना, पैरेलल इस तरह की लाइन है। कब ये कब हो सकता है ऐसा, जब हम ये अजम्पशन लें, ये अजम्पशन ले तो ऐसा। तो जो दो पैरेलल लाइन है इनके बीच में अगर हमको पाथ डिफरेंस निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस लाइन पर यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की, तो हमें दिख रहा है कि इसके बाद का पूरा पाथ तो सेम है। ये कहीं पी पे जाके मिलेगी, जो पी बहुत दूर है, क्योंकि डी बहुत बड़ा है ना, तो पी यहाँ बहुत दूर है। तो ये दोनों कहीं पी पे जाके मिलेंगी। तो इतना इतना पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम हो जाएगा। तो जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये इससे कट जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंस कितना आएगा, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। मतलब अगर यहाँ जंक्शन मानते हैं तो S2P माइनस S1P बराबर डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स ये वाला डेल्टा एक्स आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा बस। तो बस इतना निकालना है हमें, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अगर हम ये assumption लेते हैं। तो यंग बेल्स लिट में assumption लिया गया है। ओके, तो अब हम उसको इस डायग्राम को तो छोटा कर देते हैं, ये हमें समझ में आ गया ये करना है। अब इसको इसमें निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हमें एक थीटा मानना पड़ेगा, तो हम थीटा मान लेते हैं। को थीटा मानते हैं यहाँ से, इसके मिडल पॉइंट से इस पी को मिलाने वाला, इस मिडल पॉइंट से पी को मिलाने वाली लाइन हमने इस तरह से खींची, तो ये हमें देगी थीटा। इसको मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ, ठीक है। ये एंगल हमने माना थीटा। तो ये तीनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये एंगल हो गया थीटा। ओके, तो बेसिकली ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तीनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो अगर वो एंगल थीटा है और हमें पाथ डिफरेंस जो निकालना है, तो पाथ डिफरेंस बेसिकली जो निकलेगा वो पाथ डिफरेंस है ये वाली। इस S1 से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये ये परपेंडिकुलर है ना, इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला। तो ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा। कैसे आएगा देख लो जरा। तो ये हमने थीटा निकाल लिया और ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो कैसे देखा अपन ने, देखो ये बोला तीनों लाइन पैरेलल हैं, तो अगर इस वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो इस वाली लाइन का भी हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। कुल मिला के वो थीटा आ गया। तो बताओ ये डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा। तो देखो ये डी है, ये वाली लेंथ डी है और ये थीटा है, ठीक है। और ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो मतलब ये बेसिकली डी क्या है, यहाँ पे कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है। तो मैं थीटा ये वाला है तो ये कह सकता हूँ ये वाला कितना हो गया, डी साइन थीटा हो गया। तो यहाँ से निकल के आया डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा। आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, मैं फिर से बनाता हूँ यहाँ। तो ये लेंथ तो है डी, और यहाँ से डाला गया है एक परपेंडिकुलर। पहले लाइन बना देता हूँ। तो ये लाइन कुछ ऐसी बना है लाइन, ठीक। और यहाँ से डाला गया है एक परपेंडिकुलर ऐसा, और यहाँ से भी लाइन जा रही है फिर, ये S1, ये S2, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल थीटा है, ठीक है।
तो अब ये एंगल थीटा है, ये 90, तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये कह रहा हूँ, ये थीटा हो गया। तो ये वाली डिस्टेंस कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस, ये है डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगी डी साइन थीटा। इस तरीके से हमने पाथ डिफरेंस कितना आसानी से निकाल लिया। जो बड़ी सी इक्वेशन थी, एक अजम्पशन लेके हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस आ गया। तो ये अजम्पशन हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस आ जाता है डी साइन थीटा। अब इसमें एक अजम्पशन और मानते हैं कि ये जो एंगल है बहुत छोटा एंगल है, थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल, थीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर एंगल बहुत छोटा होता है, अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होगा टेन थीटा के, साइन थीटा बराबर होगा टेन थीटा के, ठीक है। तो ये एंगल बहुत छोटा है। अब अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो ये हमारा जो डेल्टा एक्स हमने निकाला है, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ डी टेन थीटा, लिख सकता हूँ साइन थीटा को, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम में आप देखो, थीटा हमने क्या माना है और टेन थीटा क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से कि अब हमें टेन थीटा लिखना है और थीटा ये ले रखा है हमने, ठीक है। तो बेसिकली टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वाई, ये स्मॉल वाई, और बेस हो जाएगा ये कैपिटल डी। दिखाई दिया? यस सर। हाँ, तो हम टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं वाई अपॉन डी। तो यहाँ से डेल्टा एक्स आ गया डी इंटू वाई अपॉन कैपिटल डी। ये कब आया, जब थीटा वेरी स्मॉल है। थीटा स्मॉल कब होगा, तो थीटा स्मॉल कब होगा, जब ये जो वाई है ये बहुत छोटा होना चाहिए डी के कंपैरिजन में, राइट। और या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, चलो वो आगे बोल दूंगा, कि ये जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है लाइट की, वो भी बहुत छोटी होनी चाहिए स्मॉल डी के कंपैरिजन में, तब एंगल छोटा कहा जाएगा। इस तरीके से तो कुल मिला के हमें ये काम में लेना है। यंग्स डुअल स्लिट में हम लाइट के लिए करते हैं, लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है, स्लिट के बीच में जो डिफरेंस है, एक स्लिट यहाँ एक स्लिट यहाँ, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उससे भी बहुत छोटी होती है लाइट की वेवलेंथ। तो यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस लिया जाएगा, पाथ डिफरेंस जब भी हम यूज में लेंगे तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा ये आपको याद कर लेना है, स्मॉल डी इंटू वाई डिवाइड बाय कैपिटल डी। यहाँ पे y का मतलब है एक रैंडम पॉइंट p, इस पॉइंट p पर पाथ डिफरेंस इतना होगा। अब यहाँ पे हम y, अब देखो यहाँ पे स्मॉल डी और कैपिटल डी तो फिक्स होगा, एक अरेंजमेंट जो भी दिया होगा जहां पे भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक बार फिक्स हो जाएगा ये स्मॉल डी और कैपिटल डी। तो ये y वेरिएबल रहेगा, तो y की अलग अलग वैल्यू पे हम डेल्टा एक्स की अलग अलग वैल्यू हमें मिलती जाएगी, उसी से हम फिर मैक्सिमम मिनिमा ये सब काउंट करेंगे, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, डेल्टा एक्स आ गया। अब हम मैक्सिमम मिनिमा की काउंटिंग कर लेते हैं। तो एक बार देख लो हमने क्या किया है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है उसका हमने सेटअप देखा इस तरीके से। लाइट आती है, दो सोर्स बन जाते हैं, वो सोर्स से लाइट निकल के कहीं ना कहीं मिलती है, ठीक है। इस तरीके से होता है वेव में, अगर हम उसका फॉर्मेट देखें तो इस तरीके से होता है, ये डायग्राम है, ये हुआ। तो हमें पता है कि अब पी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो वहाँ पे हमें फेज डिफरेंस निकालना होगा। फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो किसकी वजह से फेज डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पाथ डिफरेंस की वजह से। मतलब डेल्टा फाइव बराबर कितना है, के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या हो गया यहाँ, पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस हमने निकाला, पाथ डिफरेंस मतलब लिटरली पाथ का जो डिफरेंस है, लाइट जो चली उनके चले हुए पाथ में जो डिफरेंस आया दैट इज पाथ डिफरेंस। तो ये आया पाथ डिफरेंस, जब तक हमने कोई एजम्पशन नहीं लिया। फिर हमने फर्स्ट एजम्पशन लिया कि कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी के कंपैरिजन में, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल के आई डी साइन थीटा। फिर हमने थीटा को भी बहुत छोटा माना, तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा निकला, और टेन थीटा फिर हमने इस डायग्राम से लिख दिया वाई अपॉन कैपिटल डी। तो पाथ डिफरेंस निकल के आया ये। अब हमको जब फेज डिफरेंस निकालना होगा, डेल्टा फाई रखना होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे के से, के इंटू डेल्टा एक्स।
और के क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा एक्स कितना है, डी बाई बाई। अब ध्यान रखना कि मान लो फर्स्ट अजम्पशन ले रखा है सवाल में, ऐसा कई बार मिलेगा आपको कि ये अजम्पशन तो है कि कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी कंपैरिजन में, पर दूसरा अजम्पशन नहीं बैठ वेरी दूसरा अजम्पशन नहीं हो रहा है वहां पे, मतलब थीटा छोटा नहीं है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, या 5 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल आ जाए, राइट। तो उस केस में हम फिर ये वाला अजम्पशन नहीं लगा सकते, मतलब साइन थीटा को टेन थीटा हम नहीं बोल सकते। हमारा उस केस में हमारा जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो डी साइन थीटा ही हमें लेना पड़ेगा। जो पाथ डिफरेंस है वो डी साइन थीटा ही लेना पड़ेगा, अगर ये सेकंड अजम्पशन वैलिड नहीं है तो। सेकंड अजम्पशन वैलिड है या नहीं इसका पता कैसे चलेगा, कि अगर y इज बहुत छोटा है डी के कंपैरिजन में तो ये अजम्पशन वैलिड है, और अगर लैम्डा बहुत छोटा है स्मॉल डी के कंपैरिजन तो ये अजम्पशन वैलिड है। ठीक है, ये अजम्पशन है तो ये है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे मैक्सिमा मिनिमा की कैलकुलेशन करेंगे कि किस किस y की वैल्यू पर, देखो सेंट्रल ये होता है ना, सेंट्रल से कितने y पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, यानी मैक्सिमा मिलेंगे, उच्चिष्ट मिलेंगे, और कितने y पर हमें निम्निष्ठ मिलेंगे। तो जैसा ऊपर होगा एज इट इज वैसा सेंट्रल के नीचे भी होगा, ये ध्यान रखना, ऊपर और नीचे सेम टू सेम होगा। क्योंकि देखो अगर पॉइंट पे मैं यहाँ ले लेता वही सेम एंगल थीटा बीटा बनते और फिर यही आंसर आता, तो जैसा जैसा ऊपर के लिए है ये वैसा वैसा नीचे के लिए भी आएगा। ओके, तो अब हम कर लेते हैं मिनिमा और मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे मिलाएंगे आएंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की स्थितियां। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं मैक्सिमा के लिए। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कल, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें मैक्सिमा चाहिए तो पार्ट डिफरेंस क्या आना चाहिए। देखो कल हमने किया था कि अगर हमें मैक्सिमा चाहिए तो पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको मिनिमा ही मैक्सिमा काउंट करना है, तो यहाँ पे हम डेल्टा एक्स को लिख देंगे, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, अब डेल्टा एक्स कितना है, यहाँ से डेल्टा एक्स में मिल रहा है, देखो ये रहा डेल्टा एक्स आ रहा है डी वाई बाई डी। तो हम डेल्टा एक्स को यहाँ से रख देंगे डी वाई बाई डी, डी वाई बाई डी बराबर एन लैम्डा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये जो y की वैल्यू है, राइट, तो ये y की वैल्यू क्या बता रही है कि हमें सेंट्रल से कितना कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं वैसे, n बराबर 0 1 2 3। तो पहला मैक्सिमा हमें कहाँ मिल जाएगा, जब n बराबर 0 है, यानी कि उसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे व्हेन y बराबर 0। तो ये y बराबर 0 मतलब ये सेंटर की ही बात हो रही है, सेंटर की ही बात हो रही है, राइट। ये देखो यहाँ पे o से डिनोट किया गया है इसे। तो y बराबर 0 का मतलब हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है, तो काउंटिंग इस तरीके से होती है, ध्यान रखना। तो n बराबर 0 डाला आपने तो केंद्रीय हो गया। अब जब n बराबर 1 डालोगे, n बराबर 1 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y बराबर आएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसको बोलेंगे प्रथम फर्स्ट मैक्सिमा। किस तरीके से काउंटिंग होगी, फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा आपको कहाँ मिलेगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी पर। तो आप डायग्राम में समझो तो कुछ ऐसा कि देखो ये आपका हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट कहाँ मिला, ये मिला आपको फर्स्ट ब्राइट इतना ऊपर है, यहाँ से ये फर्स्ट ब्राइट है ना, तो ये डिस्टेंस है यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमम। देखो इसको यहाँ पे ब्राइट वन से डिनोट किया है, B1 ब्राइट वन। और ऐसा ही सेम नीचे भी है, नीचे भी देखो ये B1 है। तो सेंटर से y जितना ऊपर उतना ही नीचे। हाँ, तो सेंटर से y जितना ऊपर उतना ही नीचे भी, ये हमें फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम आगे के मैक्सिमा भी निकाल सकते हैं, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं थोड़ी मिनिमा की।
ओके, तो मिनिमा के लिए जो डेल्टा एक्स है, यानी कि जो पाथ डिफरेंस है, वो कितना था? वो होना चाहिए 2n+1 लैम्डा बाई 2, 2n+1 लैम्डा बाई 2। और पाथ डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस तो सेम ही है, ये वाला, ये स्मॉल डी वाई बाई डी, स्मॉल डी वाई अपॉन कैपिटल डी। और यहाँ से आ गया ये 2n+1 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से y बराबर आ गया 2n+1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इस तरीके से यहाँ पे भी n की वैल्यू आप 0 से पुट करना स्टार्ट करोगे, तो n बराबर हम जब जब 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? n बराबर 0 पुट करने पर ये आएगा लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी अपॉन डी। तो ये कहलाएगा आपका फर्स्ट मिनिमा। ध्यान रखने पे n बराबर 0 पुट करने पर फर्स्ट मिनिमा। अब देखो यहाँ पे कोई लोग ऐसा भी कर देते हैं कि भाई एक ही बात है, वो चाहे 2n+1 लैम्डा बाई 2 ले लो, चाहे 2n-1 लैम्डा बाई 2 ले लो। अगर आपको डेरिवेशन पता है इसका, तो मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, तो आप यहाँ पे 2n-1 भी ले सकते हो। उससे क्या वो सही बैठ जाता है कि n बराबर 1 पर फिर आपको मिलता है। बेसिकली मैक्सिमा का कैसे निकाला था हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू? हमने कॉस डेल्टा फाई को -1 किया था, है ना, कि भाई ये कॉस डेल्टा फाई अगर -1 होगा तो वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? 2n+1 इंटू पाई, और यहीं से 2n+1 चला है और लास्ट में यहाँ तक हमें 2n+1 मिला है। लेकिन हम यहाँ पे 2n-1 भी लिख सकते थे, यहाँ पे 2n-1 भी लिख सकते थे, और n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट कर सकते थे। तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, तो कॉस पाई कितना होता? -1, फिर 2 रखेंगे तो 3 पाई, 3 पाई -1। तो उससे क्या फायदा होता? उससे फायदा होता कि यहाँ पे n की वैल्यू को 0 रखने पर फर्स्ट मिनिमा मिला है, ऐसा हमें नहीं बोलना पड़ता। यहाँ देखो n की वैल्यू रखी है 0 और मैक्सिमम मिनिमा कौन सा मिला है? फर्स्ट। तो थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता है ना कि n की वैल्यू 1 रखने पर फर्स्ट मिलना चाहिए था, तो ज्यादा अच्छा लगता, याद कम करना पड़ता थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे n बराबर 0 रखा है तो सेंट्रल, n बराबर 1 रखा है तो फर्स्ट, n बराबर 2 रखेंगे तो सेकंड, n बराबर 3 रखेंगे तो थर्ड, इस तरीके से चलेगा। तो क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हम 2n-1 भी लिख लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि फिर n को हम कहाँ से काउंट करते हैं? n को फिर 1 से काउंट कर लेते हैं। तो 2n-1 कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 वाला टर्म हटा देते हैं, तो फिर n बराबर 1 रखने पर हमें ये मिला है, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हो यहाँ पे। क्या याद रख सकते हो फॉर्मूला मिनिमा के लिए? ये वाला कि यंग्स डुअल स्लिट में मिनिमम जो जहां जहां मिलेगा वहां पे y की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी, ठीक है। और यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे? n बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो n बराबर 1 रखने पर हमें फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। वैसे ही n बराबर 2 रखने पर हमें 3 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी अपॉन डी, ये क्या मिलेगा? सेकंड मिनिमा मिलेगा। तो ये आप याद रख लो, ठीक भाई। ये याद रखना पड़ेगा, उससे क्या है, आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस करने में, जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक। तो बताओ सेंट्रल मैक्सिमा के बाद देखो, सेंट्रल मैक्सिमा तो कहाँ मिला है? y बराबर 0 पर, मतलब बीच वाली लाइन पे। जैसे ये अगर स्लिट बना दूं मैं इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो कहाँ है? यहाँ बिल्कुल ओ पे, 0 पे। उसके बाद पहले क्या आएगा? ये है सेंट्रल मैक्सिमा, सी एम से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। उसके बाद क्या आएगा? पहले मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा? तो आप यहाँ से देख सकते हो, पहला जो मैक्सिमा है उसकी डिस्टेंस कितनी है? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और जो पहला मिनिमा है उसकी डिस्टेंस कितनी है? लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये समझ में आ रहा है कि ये छोटा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहला आएगा पहला मिनिमा, फिर आएगा पहला मैक्सिमा, और उस तरीके से देखो यहाँ पे हमने डायग्राम में भी वही बनाया। ये हो गया सेंट्रल, बना देते हैं, ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद क्या है? देखो ये मिनिमा की फ्रिंज आई है, ये मिनिमा की फ्रिंज है, फिर मैक्सिमा की फ्रिंज है। इस तरीके से कार्यक्रम चलता रहता है।
ये यंग्स 12th स्लिट। अब इसमें कुछ और चीज भी पढ़ने वाले हैं हम, जैसे सेंट्रल विड्थ कितनी होती है, सेंट्रल विड्थ की एंगुलर एंगुलर विड्थ कितनी होती है, फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, ये सब। तो हम एक बार डायग्राम और बना लेते हैं, फाइनल डायग्राम। तो ये रहा। किस तरीके से, तो वेव अलग अलग जगह पे मिल रही है, तो इस पॉइंट पी को तो मैं हटा देता हूँ। इस तरीके से। तो हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हम एक टेबल जैसा बना लेते हैं। तो ये है सेंट्रल, ये सेंट्रल है ना। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ डेल्टा एक्स और फाई की एक टेबल, मतलब फेज डिफरेंस क्या रहा है और पाथ डिफरेंस क्या रहा है। तो यहाँ पे बताइए सेंट्रल पर पाथ डिफरेंस कितना रहा है, 0। उसका कारण ये भी है, वैसे तो हमने यहाँ पे देख ही सकते हैं कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला कितना है, ये है राइट। डेल्टा एक्स का फॉर्मूला ये है, स्मॉल डी वाई बाय कैपिटल डी। यहाँ पे वाई 0 रख देंगे तो मतलब पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। बाकी इतने करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट वैसे भी देख सकते हैं कि S1 से कोई रे चली, वेव चली और यहाँ तक पहुंची, S2 से कोई वेव चली यहाँ तक पहुंची, तो दोनों के पाथ सेम ही तो है, क्योंकि ये तो आधी आधी है, dy2 और dy2, तो सिमेट्रिकल पाथ ये चले हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना आ गया, 0। ठीक है, डेल्टा एक्स 0 आया, तो डेल्टा फाई कितना आ गया, मतलब फेज डिफरेंस कितना आ गया। फेज डिफरेंस कितना होता है, के डेल्टा एक्स होता है, के डेल्टा एक्स होता है। तो फेज डिफरेंस भी कितना आ गया, 0। मैं साइड में लिखता हूँ, डेल्टा फाई बराबर के डेल्टा एक्स होता है, ये हम जानते हैं वैसे। ठीक है, अब हम थोड़ा ऊपर चले और हमें क्या मिला, हमें मिला पहला मिनिमा मिला। हम थोड़ा ऊपर चले और हमें फर्स्ट मिनिमा मिला। ठीक है, यहाँ पे चले हम और यहाँ पे हमें फर्स्ट मिनिमा मिला। पहले मिनिमा मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा मिला। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर कितना आया, और पाथ डिफरेंस कितना आया और फेज डिफरेंस कितना आया। ओके, तो सोचो, पहला मिनिमा लैम्डा के टर्म में बना रहे बताएंगे अपन, है ना, पाथ डिफरेंस। तो देखो फर्स्ट मिनिमा ये ना, ध्यान से देखना, फर्स्ट मिनिमा ये रहा फर्स्ट, उसकी वाई डिस्टेंस हमें ये मिली है, ये तो डिस्टेंस हो गई सेंट्रल से, तो वाई की वैल्यू ये मिल गई। अब हम चाहते हैं, लेकिन हमें तो ये निकालना है कि पाथ डिफरेंस कितना है वहां पे। तो बताओ पहला मिनिमा है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। अरे मिनिमा के लिए हम जानते हैं ना, जैसे मैं साइड में लिख देता हूँ डेल्टा एक्स फॉर मैक्सिमा। तो पहला आएगा 0 पे, फिर एन लैम्डा रहता है ना, तो पहला आएगा 0 पे, फिर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 4, ऐसे चलेगा। और अगर डेल्टा एक्स हम बात करें मिनिमा के लिए, तो यहाँ आता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, या 2n-1 लैम्डा बाई 2, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो। तो पहला आएगा लैम्डा बाई 2 पे, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पे, फिर 5 लैम्डा बाई 2 पे, फिर 7 लैम्डा, इस तरीके से। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हमें पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा, लैम्डा बाई 2 मिलेगा। ठीक, तो डेल्टा फाई कितना मिल जाएगा। सोचो के डेल्टा एक्स करना है, तो के की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स कितना है, लैम्डा बाई 2, तो 2 से गया 2, लैम्डा से गया लैम्डा, तो डेल्टा फाई कितना आ गया, फाई आ गया। ये कहाँ की बात हो गई, फर्स्ट मिनिमा की बात हो गई। फिर हम और आगे चलें, तो अब हमें मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, और फर्स्ट मैक्सिमा पे डेल्टा एक्स हो जाएगा लैम्डा, और डेल्टा फाई हो जाएगा 2 पाई। देखो फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, तो ये लैम्डा रख दिया, और इसको
के डेल्टा एक्स निकाला, के डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा करके, लैम्डा से लैम्डा गया 2 पाई आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिमेट्री सी बन रही है, 0 फिर अगला लैम्डा/2 फिर अगला लैम्डा, पाई फिर अगला 2 पाई, ऐसे ही चलता जाएगा। जैसे एक और निकाल दे रहा हूँ बस अगला जस्ट। तो फर्स्ट मैक्सिमा के बाद आएगा सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा। तो सेकंड मिनिमा के लिए जो डेल्टा एक्स होगा वो होगा 3 लैम्डा/2, और इसके लिए जो डेल्टा फाई आएगा तो वो आएगा 3 पाई। तो देख रहे हो अब ये पाई बढ़ता जा रहा है और ये लैम्डा/2 बढ़ता जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें चाहो तो आप इंटेंसिटी भी निकाल दो, हमें फाई तो पता लगी गया है। तो इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई बराबर, देखो दोनों की इंटेंसिटी है आई नॉट है, आई नॉट है। ठीक है, तो आई बराबर अगर सेम होती है तो उसका फॉर्मूला लिखा है मैंने 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई/2। वो जो जनरल फॉर्मूला था I1 प्लस I2 को ही हम जब सॉल्व करते हैं दोनों इंटेंसिटी सेम के लिए तो ये निकल के आता है। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, देखो जनरल फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे, ये रहा। तो I इक्विवेलेंट निकल के आया है 4I कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई/2। अब यहाँ पे I का मतलब क्या है, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे I1 और I2 को मैंने I लिया है, तो I1 और I2 क्या है, वो जो दो सोर्स हैं, जो दो सोर्स है जहाँ से वेव चल रही है उनकी इंटेंसिटी है ये I1 और I2, उसको मैंने I। अब चाहूँ तो उसको I0 लिखो यार, कंफ्यूज मत हो जाना। ये I0 तो यहाँ पे I0, क्योंकि वहां मैंने I0 माना है ना दोनों सोर्स को, तो I0 ले लेते हैं। ठीक, I0 तो ये 4I, ओके I0। चलो, तो दोनों सोर्स की इंटेंसिटी I1 I2 होती तो जो फॉर्मूला आता वो तो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 इस तरीके से आता। लेकिन दोनों सोर्स की इंटेंसिटी अगर सेम हो जाती है तो उस केस में हम जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई/2। चलिए, अब डेल्टा फाई के आधार पर हम यहाँ पे इंटेंसिटी निकालते हैं अलग अलग पॉइंट की। तो ये तो कहाँ की आ जाएगी, सेंट्रल, सेंट्रल पॉइंट की आ जाएगी। फिर जैसे इस पॉइंट की, फिर इस पॉइंट की, फिर इस पॉइंट की, एक अलग अलग पी पॉइंट है। हमने पी मान के एक जनरल निकाला था ना कि एनी पॉइंट पी, यहाँ से किसी एनी पॉइंट पी। ठीक है, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा, फिर थोड़ी ऊपर आएगा फर्स्ट मैक्सिमा, फिर फर्स्ट में, बीच में भी तो बहुत सारे अनंत पॉइंट आएंगे, आएंगे बिल्कुल आएंगे। तो ऐसे थोड़ा ना कि केवल दो ही हैं, इनके बीच में भी तो इंटेंसिटी वेरी करेगी। जैसे यहाँ पे कितने, मैं अभी एक बार इंटेंसिटी लिख देता हूँ कितनी कितनी आ रही है, फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए वैल्यू डालते जाइए, डेल्टा फाई की वैल्यू आप इसमें डालते जाइए और मेरे को आंसर बताते जाइए। तो डेल्टा फाई यहाँ 0 है तो कॉस 0 हो जाएगा 1, तो ये आई बराबर आ जाएगा 4I0। फिर फर्स्ट मिनिमा पे हम चले तो यहाँ पे इंटेंसिटी आ जाएगी, करके देखो 0, पाई डालोगे, कॉस पाई डालोगे, यहाँ पे डेल्टा फाई की जगह पाई/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले से 2 हो जाएगा, कॉस पाई/2 0, तो ये आ जाएगा 0। फिर हम अगले मैक्सिमा पे चले तो यहाँ इंटेंसिटी वापस से हो जाएगी 4I0। फिर मिनिमा पे चले तो यहाँ इंटेंसिटी वापस से हो जाएगी 0। आप चाहो तो वैल्यू डाल के देख लो इसमें, यहाँ पे डेल्टा फाई की जगह ऐसा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो मैक्सिमास रहते हैं वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, 4I0 है। तो हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम आने वाली है, हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम आने वाली है 4I0। और भी आगे मैक्सिमम मिलेंगे तो सभी की इंटेंसिटी कितनी, 4I0 आने वाली है। और जितने भी मिनिमा है उनकी इंटेंसिटी भी सेम आने वाली है, कितनी, 0 0 0। तो जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है उसको अपन ब्राइट फ्रिंज कह देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी को बोलते हैं अपन ब्राइट फ्रिंज। और जहाँ पे इंटेंसिटी 0 होती है उसको बोलते हैं अपन डार्क फ्रिंज। इस तरीके से चलता है ये कार्यक्रम। तो इंटेंसिटी में हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होगी, हर मिनिमा की इंटेंसिटी सेम होगी। अब अब ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होगी, हर मिनिमा की इंटेंसिटी सेम होगी। लेकिन वो 4I0 होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ पे दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है I0 तो मैक्सिमा की इंटेंसिटी 4I0 होगी, और मिनिमा की इंटेंसिटी 0 होगी। अगर यहाँ इंटेंसिटी सेम है तभी तो कटेंगे वो। लेकिन अगर जैसे मान लो ऊपर हो गया I1 और नीचे हो गया I2, तो फिर मैक्सिमा आपको उस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। क्या था मैक्सिमा,
रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, ये आई मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला था जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और ये कैसे आया, उस जनरल फॉर्मूले में ही वैल्यू रख के आया। जैसे वो था ना आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा, भाई उसमें वैल्यू रख के आते हैं सब। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी अगर सेम है तो डायरेक्ट रिजल्ट ये रहेगा। ओके, चलिए तो कुछ ग्राफ देख लेते हैं। जैसे हमने एक, मैंने बनाया था यहाँ पे एक डायग्राम, ये वाला। तो इस डायग्राम के लास्ट में देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी तो है डायग्राम। हाँ, तो ये जो ग्राफ बनाया है ये इंटेंसिटी का ही ग्राफ है। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये, कि जहां भी मैक्सिमा होगा, चाहे वो सेंट्रल मैक्सिमा हो, चाहे फर्स्ट मैक्सिमा हो, चाहे सेकंड मैक्सिमा, सभी पे इंटेंसिटी सेम आ रही है। ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, ये इंटेंसिटी का ग्राफ है ये। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको एक चीज और दिख रही है ना, कि देखो यहाँ तो मैक्सिमम है लेकिन फिर कम होती जा रही है। कम अचानक से नहीं होगी, पहले एक, ऐसा नहीं कि यहाँ एकदम डार्क था फिर एकदम से अंधेरा आ गया, नहीं। डार्क था मतलब एकदम भयंकर ड्राइक, यहाँ पे एकदम ज्यादा ब्राइटनेस है फिर अचानक से अंधेरा आ गया, ऐसा नहीं होता है। वो ब्राइटनेस हल्की होती जाती है, हल्की हो जाती है, हल्की इंटेंसिटी कम होती जाती है, फिर एक मोमेंट आता है जब जीरो होती है, वहां पे डार्क है। फिर वो इंटेंसिटी फिर से बढ़ती जाती है, 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 फिर ब्राइट आती है मैक्सिमम, फिर कम होती जाती है। मतलब ये जो आपने देख रहे हो ना यहाँ पे, कि 4I0 है इस जगह पर, 4I0 है इस जगह पर, फिर यहाँ फर्स्ट मिनिमा पे कितनी है, 0। तो 4I0 से 0 हुई है वो, मतलब यहाँ पे बीच में 3I0 भी आया होगा, 2I0 भी आया होगा, फिर I0 भी आया होगा, फिर 0 आया। मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी कम होती जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फिर इंटेंसिटी ऐसे 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 कम होती गई, और यहाँ पे गायब, एकदम डार्क फ्रिंज हो गया, अंधेरा हो गया। फिर इंटेंसिटी बढ़ती गई, तो यहाँ छोटी छोटी छोटी, बड़ी 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 होती गई, और यहाँ पे फिर मैक्सिमम आ गई। कुछ इस तरीके से चलता है मतलब ये। ठीक है, तो हम बोलते हैं सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल जो मैक्सिमम है उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी हो गई। तो सोचो जरा, तो जैसा ऊपर होता है वैसा नीचे भी होता है, यही बताया मैंने आपको, जैसा ऊपर होता है वैसा नीचे भी होता है। तो सेंट्रल के ऊपर यहाँ पे हमें मिली है फर्स्ट मिनिमा, तो इसके नीचे भी इतनी ही दूरी पर हमें मिलेगा फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, इसका मतलब सेंट्रल पे क्या है, एकदम भयंकर ब्राइट है लाइट, है ना, इंटेंसिटी तो धीरे धीरे कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, यहाँ पे जीरो मिला। फिर नीचे भी तो ऐसा हो रहा है, कम होती गई, कम होती गई, यहाँ पे जीरो मिला। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है वो इतनी बड़ी हो जाती है, ये बोलते हैं अपन सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई है। यहाँ हमने इंटेंसिटी देख ली कि इंटेंसिटी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सभी की, सभी मैक्सिमा की सेम होगी, 4I0 के बराबर होगी अगर दोनों I0 है, I0 है। यहाँ पे एक अगला टर्म आता है फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ क्या होता है देखो, फ्रिंज का मतलब क्या है, ये फ्रिंज है, ये देखो इस डायग्राम में, ये, तो ये है ब्राइट फ्रिंज, फिर है डार्क फ्रिंज, फिर है ब्राइट फ्रिंज, ये फ्रिंज है पूरी। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ क्या बोलेंगे, सेपरेशन बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज। तो फ्रिंज विड्थ मतलब दूरी है, किसके बीच में दूरी है, या तो आप ब्राइट से ब्राइट के बीच में निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन एक ब्राइट से दूसरी ब्राइट। अब वो दो ब्राइट कोई सी हो सकती हैं, आप वन, फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट ले लो, या सेंट्रल से फर्स्ट ब्राइट ले लो। ठीक है, तो सेंट्रल से ले लो फर्स्ट ब्राइट, टू कंजिक्यूटिव होनी चाहिए। तो इसको एक जनरल में लिख देता हूँ, एन और n+1, मतलब nth ब्राइट से n+1 ब्राइट, या फिर डार्क हो तो भी चलेगा, डार्क से डार्क, तो nth डार्क फिर n+1 के डार्क के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कहलाती है फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ये फ्रिंज विड्थ हो गई। ठीक है, तो कितनी आएगी डिस्टेंस, हम आसानी से देख सकते हैं। ये तो मान लो ये हमारा डायग्राम है,
और यहाँ सेंट्रल है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो जो फर्स्ट मैक्सिमा आया था उसकी जो डिस्टेंस y आई थी वो कितनी आई थी, वो हमने अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले। ये देखो, तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे आया था, ये आया था सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद जो फर्स्ट मैक्सिमा आया था उसकी डिस्टेंस y बराबर आई थी लैम्डा d अपॉन डी। तो मतलब ये डिस्टेंस y बराबर आई थी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। तो मतलब ये क्या आ गई, देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा मतलब एक ब्राइट फ्रिंज से अगली ब्राइट फ्रिंज के बीच में दूरी। तो ये क्या हो जाएगी, इसी को कह देंगे हम फ्रिंज विड्थ बीटा। तो ये तो हमने किसके लिए निकाल ली है, ये तो ब्राइट से ब्राइट के बीच की डिस्टेंस करके निकाल ली है ना। अब अगर हम चाहें तो मिनिमा से मिनिमा के बीच में भी डिफरेंस करके निकाल सकते हैं, उसमें भी आंसर सेम आएगा। एक मिनिमा से अगले मिनिमा के बीच की डिस्टेंस तो निकाल लेते हैं, वो भी करके देख ही लेते हैं। तो जैसे ये मिनिमा है ना, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मिनिमा ये रहा, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा ये रहा। तो मतलब y1 और y2 में पता है, मिनिमा की डिस्टेंस पता है कि जैसे पहला मिनिमा इतनी डिस्टेंस पर मिल रहा है, फिर अगला मिनिमा इतनी डिस्टेंस पर मिल रहा है। तो दोनों के बीच की जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, यही क्या जाएगा, फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। करें, ये तो मैक्सिमा की बात हो गई। मिनिमा के लिए देख लेते हैं। तो मिनिमा में सेकंड मिनिमा माइनस फर्स्ट मिनिमा। सेकंड मिनिमा आया था 3/2 लैम्डा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी बाई माइनस फर्स्ट आया था λ/2 कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, लैम्डा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी। तो ये आ गया फ्रिंज विड्थ। तो बेसिकली फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यही है, आपको ये याद रखना है। लैम्डा, ये डायरेक्ट सवाल भी आता है कि बताओ जब वेवलेंथ को हम बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी या कम होगी। कैपिटल डी और स्मॉल डी को एज इट इज रखा है, तो वेवलेंथ बढ़ाने पर फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाइयाँ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सवाल भी पूछते हैं फ्रिंज विड्थ से। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। हाँ देखो इस डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है ब्राइटनेस की। देखो ये तो हो गया सेंट्रल, सेंट्रल मैक्सिमा। फिर देखो ब्राइटनेस कम होती गई, यानी कि डार्कनेस आती गई, कालापन आता गया। देखो जैसे से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते आ रहे हैं, देखो बीचों बीच में एकदम वाइट था, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा पे एकदम चमक रहा था, वाइट था। लेकिन जैसे से ऊपर गए वैसे वैसे कालापन आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो यहाँ पे मिल गया हमको फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, फिर ये कालापन जाता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है, एकदम चमक आ गई, यहाँ पे आ गया मैक्सिमा। ठीक है, इस तरीके से रहता है, मतलब एकदम से नहीं होता, एकदम थोड़ा मतलब शेडो आती है, डिफरेंट डिफरेंट शेडो कम होती जाती है। ये फ्रिंजेज, और फ्रिंजेज क्या हो गया, मतलब फ्रिंजेज का मतलब क्या हो गया कि किसी भी दो, या तो ब्राइट टू ब्राइट के बीच में डिस्टेंस देख लो, या जैसे ये तो अपना सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहां से लेके यहां तक ये फर्स्ट मैक्सिमा आ गया। तो ये पूरी एक फ्रिंज विड्थ कहलाती है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, या तो ये बोल लो, या बोल लो किसी ब्लैक टू ब्लैक के बीच में दूरी, जैसे यहाँ ये ब्लैक है और ये ब्लैक है, तो डिस्टेंस तो सेम ही आएगी ना, ये वाली आप सिमेट्री से देख लो, ये डिस्टेंस सेम ही आएगी। ये भी फ्रिंज विड्थ बीटा ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक की एक फ्रिंज विड्थ होती है पूरी, इसको बोलते हैं हम पूरी एक फ्रिंज। ठीक, आगे समझ। एक और टर्म है इसमें, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है समझना, फ्रिंज विड्थ तो समझ में आ गई आपको। एंगुलर का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये हमने एक सेटअप बना दिया, ये स्क्रीन, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे, यहाँ तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, तो पक्की बात है, ये तो पता है हमें कि यहाँ पे मिलता है हमें सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे जाके हमें मिला मान लो फर्स्ट मैक्सिमा। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली,
ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम फ्रिंज विड्थ, बीटा से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है कि ये एंगल कितना बन रहा है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है कि ये जो एंगल है ये कितना बन रहा है। ये वाला एंगल जो थीटा बना, ये ये है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो निकाल सकते हैं ना, ये तो होता है कैपिटल डी, राइट। तो यहाँ हम लिख देते हैं टेन थीटा बराबर बीटा अपॉन कैपिटल डी। अब थीटा बहुत छोटा है, वो डेरिवेशन ही थीटा बहुत छोटा लेके कर रहे हैं, तो थीटा इज स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो थीटा बराबर आ गया बीटा अपॉन डी। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी से कैपिटल डी गया, तो बेसिकली एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कितना आ गया, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये आप याद रख सकते हो, ठीक। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गई, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पे भी समझ लेते जल्दी से कि क्या है इसका मतलब। इसका मतलब है, देखो ये तो हो गया सेंट्रल, ये तो ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एंगल, ये होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक। ओके, तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द गुड इंटरफेरेंस। वन इंटरफेरेंस पैटर्न हमें अच्छे से मिले स्क्रीन पे, अच्छे से दिखाई दे, उसके लिए सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, मतलब जो स्मॉल डी है वो बहुत छोटा होना चाहिए, सही बात है, यही मान के हमने डेरिवेशन किया है। और जो कैपिटल डी है वो बड़ा होना चाहिए। कैपिटल डी का मतलब क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो बड़ी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, विड्थ ऑफ द स्लिट। अभी समझो विड्थ ऑफ द स्लिट का मतलब क्या है। देखो स्लिट कैसी है, मैंने आपको बताया था, स्लिट यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की है, होल नहीं है, मतलब पिन होल नहीं है, पिन होल मतलब गोल छेद ऐसी नहीं है, गोल छेद, रेक्टेंगुलर शेप की है। तो इनकी जो विड्थ है, जैसे ये मान लो ये S1 और S2, तो इनकी विड्थ का मतलब है ये वाली चीज, ये ये बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है, ये होनी चाहिए। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज और समझनी है आपको, ये तो चलो ये हो गया S1 S2, ठीक है। एक चीज और समझनी है, ध्यान से देखना, कि मान लो ये जो स्लिट है, इसकी मान लो विड्थ V है और ये हाइट मान लेते हैं हाइट H है, तो एरिया लिख सकते हैं हम इसका, मान लो जो भी है एरिया A, क्या लिख सकते हैं एरिया हम, B इंटू H। अब ध्यान से सुनना कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि यहाँ पे दो स्लिट होती हैं, लाइट आती है, हम साइड व्यू देखते हैं इसका इस तरीके से, लाइट आती है यहाँ पे, तो इसकी इंटेंसिटी, अब एक ही सोर्स से आ रही है, दोनों दोनों सेम सोर्स से आ रही है, तो इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन कई बार इंटेंसिटी अलग अलग हो जाती है, क्वेश्चन में दिया होता है कि सपोज कि आपने एक स्लिट का आधा एरिया आपने क्लोज कर दिया, एक स्लिट का आधा एरिया आपने क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। इंटेंसिटी मतलब क्या है, चमक। तो जब आने वाली रेज ही कम हो जाएगी, नंबर ऑफ, जितनी वेव्स पहले आ रही थी उतनी अब नहीं आएंगी, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी लाइट की। तो हमें ये याद रखना है कि जो इंटेंसिटी है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ स्लिट, ठीक है। मतलब अगर एरिया ऑफ स्लिट अगर हमने आधा पैक कर दिया, एरिया अगर हमने आधा पैक कर दिया तो इंटेंसिटी भी आधी रह जाएगी, ठीक है, एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो आपको एरिया निकालना है, अगर डायरेक्टली एरिया में रिलेशन दिया है कि एरिया आधा कर दिया तो इंटेंसिटी आधी रह जाएगी, कई बार ऐसा होता है कि हमने इसकी विड्थ को भी आधा कर दिया और हाइट को भी आधा कर दिया, तो विड्थ भी आधी हो गई, हाइट भी आधी हो गई, मतलब अब नई स्लिट कुछ इस तरीके से हो गई, इसकी ये H/2 है और ये V/2 है, तो नया एरिया कितना हो गया, नया एरिया अगर हम देखें तो ये हो गया VH/4, और पहले कितना था HV, तो एरिया कितना हो गया 1/4 टाइम्स हो गया, तो इंटेंसिटी 1/4 टाइम्स हो जाएगी,
ठीक, उसके अलावा हमें जब ये एक्सपेरिमेंट करें तो हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट शुड बी यूज। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, सुनो ध्यान से। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जहां पे जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ की लाइट हो। सिंगल वेवलेंथ लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट भी हम कहते हैं। मतलब अगर ग्रीन है तो ग्रीन ही होनी चाहिए, व्हाइट लाइट नहीं यूज करना है। व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। बट ये एक्सपेरिमेंट हमें तभी अच्छा देखने को मिलेगा जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज में लेते हैं। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब ऐसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस, मतलब दो सोर्स हैं अगर उनके फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, फेज डिफरेंस समय के साथ वेरी ना करे, फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो, तो हम उन सोर्सेज को कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है। तो इसलिए तो यहाँ पे दो स्लिट बनाते हैं हम। तो यहाँ पे दो अलग अलग सोर्स हम यूज नहीं करते। दो अलग अलग सोर्स, ऐसा नहीं कि एक बल्ब यहाँ लगा दिया, छोटा सा एक बल्ब यहाँ लगा दिया, एक बल्ब यहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर दो बल्ब आप खरीद के ला रहे हो मार्केट से, भले ही सेम कंपनी के हैं, सेम दाम के हैं, सेम वॉट के हैं, लेकिन फिर भी दो बल्ब, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। मतलब उनके फेज डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं आ सकता। उनकी फ्रीक्वेंसी अलग ही होगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी अगर दो अलग अलग बल्बों का हम यूज करते हैं या दो अलग अलग सोर्सेज का हम यूज करते हैं। इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि हम एक ही सोर्स लेते हैं कोई, यहाँ पे एक ही बल्ब लगाएंगे, मतलब एक ही बल्ब लगाएंगे, और इसी बल्ब से रोशनी यहाँ जाएगी, इसी बल्ब से रोशनी यहाँ जाएगी। तो जब एक ही बल्ब से रोशनी आ रही है तो ये जो सोर्स बने S1 और S2, ये सोर्स कैसे रहते हैं, कोहेरेंट सोर्स रहते हैं, नॉन कोहेरेंट नहीं होते हैं। कोहेरेंट सोर्स मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, मतलब इनका फेज डिफरेंस समय के साथ नहीं बदलता है। तभी तो इंटरफेरेंस होगा। अगर फ्रीक्वेंसी समय के साथ बदली दोनों की, मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग हुई और फेज डिफरेंस समय के साथ बदला, तो वो हो जाएंगे नॉन कोहेरेंट सोर्स, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं इसमें जो होने चाहिए, तब हमें इंटरफेरेंस क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है। तो कल इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इंटेंसिटी वाले, और फिर इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे वो वाले कि अगर मान लो हमने इस पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में डुबो दिया, तो अब बताओ फेज कितना शिफ्ट हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा ये वो। अगर यहाँ पे हमने आगे कोई वो लगा दिया, कोई मटेरियल रख दिया, तो बताओ सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा ऊपर नीचे। इस तरह के सवाल हम करेंगे। तो बेसिकली ये थ्योरी है पूरी इस चैप्टर की। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी ये है। ठीक। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, तो पूरा चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना और हाथ से पूरा डेरिवेशन कर लेना। सारी चीजें एकदम मुंह जबानी याद होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या है, पहला फर्स्ट मैक्सिमा कितने बाय पे मिलेगा, तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि वाई क्या होता है, डेल्टा एक्स क्या होता है। तो पूरा चैप्टर बहुत ही आसान है। केवल आज जो पढ़ा है उस पर ही पूरा चैप्टर चलेगा, आप देखना। ठीक है, चलिए।